इस मॉक इलेक्शन के वो 3 उम्मीदवार कौन होंगे, इसका फैसला चिट निकाल कर तय किया जाएगा। तिवारी। जी साहब। हाँ, पिछले साल मेरा और हर्षद का नाम ही नहीं आया वोटर्स लिस्ट में। अरे तो सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है ज्योति भाभी कि अगर आपका नाम वोटर्स लिस्ट में नहीं आया है तो सरकार को अप्रोच कीजिए। किया क्यों नहीं? संपर्क अप्रोच मतलब संपर्क। Contact। हाँ, कॉन्टैक्ट। हाँ। सरकार तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, मैंने भी वैसे ही चिल्ला चिल्ला कर हर्षद को कहा, लेकिन हर्षद मुझ पर ही चिल्लाने लगे और कहने लगे कि कौन झंझट करे इतनी झंझट। हर्षद तुमसे तो अच्छा ये नंदू है, एक दिन की पगार कटवा के छुट्टी लेके अपना नाम अपडेट करवा के आया। काका, मेरे पिताजी कहते थे कोई तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन सकता है लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं, और इसी अधिकार से तुम अपना सब कुछ पा सकते हो। क्या बात। काका, ये सब बातें ना ये ऐसे लोगों के लिए ठीक है, इनको क्या है गवर्नमेंट की योजनाओं का लाभ मिलता है ना। अभी गवर्नमेंट की योजना की मदद से इसने अपना घर बनाया है और शौचालय के लिए पैसे भी मिले गवर्नमेंट की तरफ से, है कि नहीं है? और तो और वो आरोग्य बीमा की मदद से अपनी माँ का इलाज भी करवाया ना है? लेकिन हम जैसे टैक्स पेयरों को क्या मिलता है? कुछ नहीं। हर्षद, एक बात बताओ, तुम रोज ऑफिस से घर और घर से ऑफिस अपनी कार में पहले जाते थे, कितने का पेट्रोल लग जाता था? ये लगभग 500 रुपए का। 500। और अब मेट्रो से आराम से एसी में ठंडी हवा खाते खाते सुकून से घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आते जाते हो, कितने रुपए लगते? 40 रुपया। यानी 500 माइनस 40, 460 रुपए तुम रोज के बचा लेते हो। हाँ? ये मेट्रो भी तुम जैसे टैक्स पेयर्स के पैसों से ही बने हैं। मेट्रो बनने के बाद तुमने जो सेविंग्स की, इसे तो तुमने गिना ही नहीं। वो कुछ भी हो काका, लेकिन मारे को तो यही लगता है कि वोट के बदले इस देश से मुझे कुछ नहीं मिलता। तुम सब लोग ये सोच रहे हो ना कि देश ने तुम्हें क्या दिया? कभी ये सोचा है कि तुमने देश को क्या दिया? चटनी है? ये मांगीलाल ने समोसे के साथ चटनी नहीं दी सर। अब आप ही देखो सर, हर बार वोट डालने के बाद भी मुझे मेरे हक की चटनी तक नहीं मिलती। अब जब चटनी नहीं मिलती तो मैं देश को क्या दूंगा? गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर, मतलब दैट इज राइट। मेरी तो कंफ्यूजन अलग ही है। क्या? जो कैंडिडेट हार रहा है उसे वोट देने का कोई फायदा नहीं है, और जो जीत रहा है उसे मेरे एक वोट देने या ना देने से कोई नुकसान भी नहीं है। वैसे सही बोला मार्फते जी ने। और कई बार तो ऐसा होता है कि कोई भी पार्टी एक आइडियल कैंडिडेट को खड़ा ही नहीं करती। अब अगर कोई आइडियल कैंडिडेट ही ना हो तो किसी कम खराब कैंडिडेट को चुनकर वोट करने का क्या मतलब है? बटनिक, इस केस में नोटा का बटन भी तो प्रेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली। कियारा मैम, अगर नोटा का बटन ही दबाना है तो मैं अपने घर पे क्या खोटा। मेरा तो इतना ही मानना है कि जगजीवन राम के फाफड़ा और कढ़ी खाकर एक मस्त मूवी देखने का बेहतरीन मौका है ये इलेक्शन का दिन, तो उसको ऐसे वोट डाल के वेस्ट नहीं करना चाहिए। हाँ ज्योति आंटी, आप बस आपके और हर्षद अंकल के आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड की कॉपीज भेज दीजिए। मैं आज ही आपके नाम अपडेट करवा देता हूँ। ओके। थैंक यू शिखर। देखा, ये है मेरे पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता होने के फायदे। एक्सीलेंट शिखर। बट गाइस, आई टेल यू, ये स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। विवान, हम इलेक्शन के दिन साथ में चलेंगे ना? व्हाट? तुम लोग भी आ रहे हो साथ में? विवान, लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्लान सिर्फ हम दोनों का था ना? क्या इलेक्शन के दिन तुम लोग वोटिंग करने की जगह लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो? विवान,
वोटिंग करना हमारा राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सखी प्लीज, हम दोनों के वोट ना देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सीरियसली, यू गाइस डोंट केयर? या कोई भी जीते, वी डोंट केयर। अन्विता, एक बात बताओ, आज तुम कैफे में उस वेटर पे क्यों चिढ़ रही थी? अब मुझे वो हमारे वाला वेटर नहीं दिखाई दे रहा था। एंड आई टेल यू दैट न्यू वेटर, उसे कुछ भी बोलो वो गड़बड़ करता है हमेशा ऑर्डर लाने में। आई रियली डोंट लाइक दैट गाय। एग्जैक्टली, कुछ समझे? मतलब कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि तुम अपना कॉफी का ऑर्डर देने के लिए भी ऐसे वेटर को ढूंढते हो जो तुम्हारा ऑर्डर सही लाए, लेकिन हमारे देश के इलेक्शन में कोई भी चुन के आए तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी टेल यू वन थिंग, जिस तरह एक इनएफिशिएंट वेटर की वजह से तुम्हारा कॉफी का ऑर्डर बिगड़ता है ना, उसी तरह हमारे वोट ना देने की वजह से एक इनएफिशिएंट कैंडिडेट इलेक्शन जीत भी सकता है और उसके वजह से हमारे देश का ऑर्डर बिगड़ सकता है। तो ऐसे वोटिंग के दिन छुट्टी मनाने से ना एक दिन देश की छुट्टी भी हो सकती है। सुपर्ब जवाब दिया सखी ने। हाँ, सखी ने जवाब तो सुपर्ब दिया, पर मैं सोच रही थी कि हमारी देश की जो यूथ है वो अपनी वोटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता ही नहीं। सच कहती हो बंधु। यू नो, मुझे चिंता हर्षद भाई या चंदू, मार्फतिया जी, दासानी या निक की नहीं है। उनसे तो मैं जबरदस्ती वोटिंग करवाऊंगा, लेकिन टेंशन मुझे सखी के दोस्तों की है। वो वर्तमान है ना हमारा, विद्युत, अथर्व, किट्टू, ये फ्यूचर है हमारा। इन्हें कौन समझाएगा कि एक वोट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कितना कीमती होता है। एक आइडिया है बंधु। क्या? दक्कू भाई से कह के मेंबर्स की मीटिंग बुलवा था। क्या सोच रहे हो? कुछ आया है दिमाग में। तो दोस्तों, आप सबको यहां इकट्ठा करने का मेरा यह उद्देश्य था कि लोकसभा चुनाव अभी आ रहे हैं, तो इन चुनावों को लेकर आप सबके मन में जो भी अज्ञान है, जो भी सवाल है, जो भी संभ्रम है, उसे दूर करने के लिए मैंने ऐसे तय किया है कि हम साई दर्शन की सरकार का एक मॉक इलेक्शन रखेंगे। तो किसी भी 3 मेंबर्स को हम चुनेंगे यहां पर, जो कि मौजूदा सरकार, विरोधी पक्ष और गठबंधन का पक्ष, ये 3 रोल निभाएंगे और बाकी जो मेंबर्स बचेंगे वो आम जनता का रोल अदा करेंगे। हाँ जी, वाह वाह, सुपर्ब आइडिया वन्ना भाभी, सुपर्ब आइडिया। क्या सुपर्ब आइडिया? इलेक्शन करना है तो असली सेक्रेटरी का इलेक्शन करो ना, कि नकली इलेक्शन से क्या मिलेगा हम सबको? क्यों भाइयों, बताओ आप लोग, क्या मिलेगा? ए हलिए, क्या मुर्गे की तरह पक पक कर रहा है? चुपचाप नीचे बैठ, बैठ। राजू तू बोल, मैं देखता हूं बीच में कौन बोलता है। हाँ दादा, अली जी बैठिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग चिट निकालेंगे, उसमें से हम 3 उम्मीदवार सिलेक्ट करेंगे। इन चिट्स में 2 नाम नहीं होंगे, मेरा और दक्कू भाई का। क्यों? तुम्हारा नाम क्यों नहीं होगा? बंधु, क्या है कि बच्चों को, हेलो बच्चों, यहाँ ध्यान देना, अथर्व, विद्युत, काफी सारे बच्चों को ये अंदाजा नहीं है कि लोकसभा चुनाव किस लिए होते हैं या उनमें होता क्या है, और बच्चों को इलेक्शन कमीशन का रोल भी तो समझाना है। या ऑफ कोर्स, है ना, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो होता है ना, उनकी वजह से ये जो चुनाव है वो बहुत फेयर और अच्छे तरीके से होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव का रोल मैं निभाऊंगा, इसलिए मेरा नाम नहीं होगा, और दक्कू भाई जो हैं वो राष्ट्रपति बनेंगे। वाह वाह, क्योंकि जो उम्मीदवार चुनकर आएगा उसे सरकार स्थापन करने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रण करेंगे। थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू।
तो अब इस मॉक इलेक्शन के वो 3 उम्मीदवार कौन होंगे, इसका फैसला चिट निकाल कर तय किया जाएगा। तिवारी। जी साहब। हाँ, भाई। तो इलेक्शन कमीशन का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैंने हमारे तीनों उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह इशू कर दिया है। वंदना वागले की साई दर्शन विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह है अपवर्ड एरो। वाह 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 वाह। ज्योति अग्रवाल की साई दर्शन विकास मोर्चा को मल्टीप्लिकेशन का चुनाव चिन्ह मिला। और वालिया जी की साई दर्शन समाज शक्ति पार्टी को प्रतिशत यानी कि परसेंटेज का चुनाव चिन्ह मिला है। डैडी, चुनाव चिन्ह? हाँ, चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल हर पॉलिटिकल पार्टी के पास होता है, ताकि जब वोटर्स वोट देने जाए ना तो अपनी फेवरेट पार्टी, फेवरेट कैंडिडेट को वो चुनाव चिन्ह देखकर वोट डाल सके। राइट राइट। और चिन्ह इसीलिए भी दिया जाता है क्योंकि देश में इलेक्शन के वक्त बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, राइट। ऐसा भी होता है कि एक सीट पर खड़े अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों के नाम सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंदना वागले है, दूसरी उम्मीदवार का नाम वंदना चौगुले है, तो वंदना यू नो, तो वोटर जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो वोट डालने जा रहा है वंदना वागले को, लेकिन गलती से वो वोट वंदना चौगुले को डालते हैं। तो वो क्या करता है, जो चुनाव चिन्ह है वो याद रखता है। दूसरी बात, ऑलरेडी जो एस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं जो सालों से चुनाव लड़ रही हैं, उनके जो सिंबल्स होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। कोई भी नई पार्टी या नया कैंडिडेट उस चिन्ह के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। इलेक्शन कमीशन जो फ्री के सिंबल्स होते हैं वो ऐसे कैंडिडेट्स को या ऐसी नई नई पार्टीज को अलॉट करती है। समझे अथर्वा? ओ, मतलब जो इलेक्शन कमीशन है उनको फेयर इलेक्शन के अलावा और भी कई सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं। सही कहा, एब्सोल्युटली होते हैं अथर्वा जी। राइट। ऑलराइट, सो कैंडिडेट्स, आपके पास एक दिन है। उसे एक दिन में आपको इलेक्शन कैंपेन करना है। आपका जो घोषणा पत्र है वो आम जनता में बांटना है, उसकी कॉपीज, और परसों होंगे इलेक्शंस। हमने देख उधर क्या दिख रहा है? एक मिनट राजेश भाई, एक बात बताइए, इस नकली इलेक्शन में रोचकता कहां से आएगी? बताइए। क्या? इंटरेस्ट बताइए आप लोग। अगर कोई जीतेगा तो उसको कोई पोस्ट तो मिलेगी नहीं। मान लो कि मैं जीतता हूं, मुझे कोई पोस्ट नहीं मिलेगी, तो मेरा इंटरेस्ट कहां से आएगा? बताइए, आप बताइए कहां से आएगा मेरा इंटरेस्ट? आएगा। इंटरेस्ट आएगा, मैं लाऊंगा इंटरेस्ट। और वैसे भी मारवाड़ी आदमी से ज्यादा इंटरेस्ट कौन ला सकता है? मैं क्या बोलता हूँ राजू, देखिए, जो भी ये मॉक इलेक्शन जीतेगा ना, उसे हमारी सोसाइटी की वर्किंग कमेटी 1 महीने के लिए सेक्रेटरी बनाएगी। और उस 1 महीने में जो भी निर्णय वो लेगा उसे ये दक्कू भी बदल नहीं पाएगा। यस, आया इंटरेस्ट आया। यस, आया। हर्षद, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि इस नकली वोटिंग में भी असली मजा आएगा? फिर? हाँ, बिल्कुल। क्या बात है हर्षद भाई। आया कि नहीं?
यस यस यस, सही डिसीजन। ठीक है, हम सब इसे मंजूर करते हैं। यस मंजूर है कि नहीं? क्या? बराबर है ना? चलिए चलिए अपने वोट बटोरते हैं। चलिए आइए। सर सोचते हैं मसाला खाने के अलावा भी आप बहुत कुछ करते हैं। चौकड़ी पे ओ राजेश भाई, ये क्या किया आपने? पन्ना भाभी समझाइए ना इन्हें, ये चोर के हाथ में चाबी दे रहे हैं। व्हाट? ओह देखो भाई, आप डरिए मत। आपको क्या लगता है वालिया जीतेगा? मैं कह रहा हूँ या तो वंदना या तो ज्योति भाभी जीते, मैं दोनों मिलकर सरकार बनाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप। ओ राजेश भाई, आपका एग्जिट पोल गलत हो गया तो ये वालिया सचमुच अगर जीत गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। कैसी गड़बड़? सोचिए, अगर ये वालिया जीत गया और 1 महीने के लिए सेक्रेटरी बन गया ना, सबसे पहले मैंने जो घर से काम करने वाला रूल बनाया ना, उसे ही निकालेगा और परम पूजनीय वन्ना भाभी का फूड बिजनेस बंद हो जाएगा। मम्मा, आप जो मैनिफेस्टो बनाने वाली हो ना, ये देखो रेफरेंस। वही नहीं, अपनी सोसाइटी में ये बार इलेक्शन हो रहे हैं। आशा, हमारी सोसाइटी में सच के ई फॉर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, एक तरह से मॉक इलेक्शन हो रहे हैं, ताकि असली जो इलेक्शन होते हैं ना उसकी रिहर्सल हो जाए। अच्छा? हाँ मम्मी, पर आपने इस मॉक इलेक्शन को भी इतना सीरियसली ले लिया है ना, ऐसा लग रहा है कि आप सच में इलेक्शन लड़ रहे हो। ताकि तेरे जैसे अपकमिंग वोटर्स को पता चले कि वोट करना कितना इम्पोर्टेंट होता है। अच्छा, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे वोट देने या ना देने से कुछ फर्क पड़ने वाला है? इस मॉक इलेक्शन के प्रोसेस में ना, उन्हें जिन्हें ऐसा लगता है ना कि वोट देना फिजूल है, उन सबको पता चल जाएगा कि उनके वोट देने या ना देने से क्या फर्क पड़ता है। जस्ट वेट एंड वॉच। अब बाय द वे बंधु, आज शाम तक तीनों कैंडिडेट्स को अपने अपने मैनिफेस्टोज जनता के सामने रखने हैं, सो बी रेडी विद दैट। यस, चलो बाय बाय। बाय बाय बाय। आंटी, आपको आपका मैनिफेस्टो ऐसा बनाना होगा कि दूसरी पार्टी के लोग भी आपको वोट दें। आपको कुछ ऐसे वादे करने होंगे जो उन्हें अट्रैक्ट करें। वो जैसे पिछले इलेक्शन में वो नेता ने कहा था ना कि अगर मैं जीत गया तो शहर के सारे रास्तों पे मार्बल टाइल्स लगा दूंगा, बिल्कुल वैसे ही ना? हाँ नहीं नहीं मम्मी, वादे ऐसे होने चाहिए जिसपे लोगों को विश्वास आए। हाँ। नहीं नहीं गुनगुन, कई बार जनता को लुभावने लगे ऐसे वादे भी देने चाहिए, क्योंकि हमारा गोल है इलेक्शन जीतना, और बाकी बाद में देख लेंगे। हाँ, ये तो फिर वोटर्स के साथ चीटिंग हुई ना, इसीलिए मैं 18 साल का होने के बाद कभी भी वोट नहीं दूंगा, क्योंकि ये सारे वादे झूठे होते हैं। नहीं नहीं बेटा, मैं कोई झूठे वादे नहीं करूंगी। शिखर, मैं अपने मैनिफेस्टो में वही वादे रखूंगी जो ग्राउंड फ्लोर पे पॉसिबल। ग्राउंड क्या ग्राउंड लेवल होता है? वो ग्राउंड फ्लोर क्या? वही सेम टू सेम। ये और ये लोअर लेवल का आदमी मेरे अपर लेवल के घर में क्या कर रही है? क्या कर रही है? हर्षद, पापा, वो शिखर मम्मी को उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो बनवाने में हेल्प करने के लिए आया है। ये जालर मैनिफेस्टो बनाएगा? अरे मैनिफेस्टो मैं बनाऊंगा, और मैं ऐसा मैनिफेस्टो बनाऊंगा कि वोटिंग के आंकड़े हिल जाएंगे। देखना तू। अरे ज्योति की जो पार्टी है ना, अपर सर्किट मारेगी, क्योंकि इसके पास मैं हूं, मेरे जैसा सुपर पॉलिटिकल एडवाइजर है। वोटर लिस्ट में नाम डलवाने तो जाते नहीं है, और सुपर पॉलिटिकल एडवाइजर। क्या बोली? तू क्या हंस रहा है? मेरे घर पे, मेरे सामने, मेरे मुंह के सामने हंस रहा है तू? चल निकल, मेरे घर से बाहर निकल, भाग इधर से। पापा, मदद कर। क्या मदद? क्या? पापा, शिखर, तू कहाँ जा रही है? तू छोरी हाथ से चली जाएगी, मैं बता रहा हूँ। नहीं, ये अरे पापा, ये सब छोड़ना और ये बताओ कि मम्मी का मैनिफेस्टो कैसा होगा? तेरा मैनिफेस्टो ऐसा बनाऊंगा कि बाकी सब पार्टियों की जमानत जब्त हो जाएगी। देख तू। बस एक बार साई दर्शन की सेक्रेटरी बन जा, भले 1 महीने के लिए ही।
उसके बाद जोशीपुरा के सारे रूल बदल डालूंगा मैं। आप कैसे बदलोगे? ये मतलब चुनाव मैं जीतूंगी तो सरकार भी मैं ही बनूंगी ना। अरे बावरी, सरकार का पति तो मैं हूं ना। मैं रिमोट कंट्रोल सरकार चलाऊंगा। रिमोट कंट्रोल सरकार? ये क्या होती है पापा? रिमोट कंट्रोल सरकार एक डेमोक्रेटिक देश के लिए बहुत ही खतरनाक चीज होती है ये रिमोट कंट्रोल सरकार। रिमोट कंट्रोल सरकार मतलब मान लो एक ऐसा उम्मीदवार जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हो या किसी कारणवश वो खुद चुनाव नहीं लड़ पाता, लेकिन एक ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करता है जो केवल नाम का उम्मीदवार होता है। अपने पावर, अपनी पॉपुलैरिटी का गलत इस्तेमाल करके वो नेता उस उम्मीदवार को जितवा तो देता है जो केवल नाम का उम्मीदवार होता है, पर सारे डिसीजन वो नेता खुद लेता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये ऐसे डमी उम्मीदवार जीत कैसे जाते हैं? वोट कैसे पाते हैं? वोट कैसे पाते हैं? वोट कैसे पाते हैं? पाते हैं हम, पाते हैं। और वो वोट इसलिए पाते हैं क्योंकि कुछ लोग लालच के चलते अपना वोट बेच देते हैं और कुछ लोग वोट करने जाते ही नहीं है। खैर, देखते हैं आज शाम क्या होता है, क्योंकि तीनों उम्मीदवार अपना अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत करने वाले हैं। हाँ, लेट्स सी। अब तीनों उम्मीदवार आप लोगों के सामने अपना अपना चुनावी घोषणा पत्र पढ़कर सुनाएंगे। तो सबसे पहले आ रही हैं ज्योति अग्रवाल। अरे क्या बात है, आजा आजा ज्योति, आजा आजा आजा। नमस्ते। ओ राजेश भाई, मैनिफेस्टो है? मैंने बनाया ये, बोल मेरे हैं, वो सिर्फ पढ़ रही है। मैनिफेस्टो। क्या बात। भाइयों, बहनों और हर्षद, देखा मैं ज्योति अग्रवाल, साई दर्शन विकास मोर्चा की लीडर, अगर ये चुनाव जीतती हूँ तो हमारी सोसाइटी के मेंटेनेंस भरने वाले सदस्यों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी। ए कैटेगरी जो हमेशा वक्त से समय पर अपना मेंटेनेंस भरते, बी कैटेगरी में इररेगुलर मेंटेनेंस भरने वाले लोगों को मैं रखूंगी, और जिन्होंने सालों से मेंटेनेंस नहीं भरा है उन्हें मैं सी कैटेगरी में रखूंगी। ये है भाई, सरकार को भी ऐसे करना चाहिए। देखो, जो रेगुलर टैक्स पेयर है या इररेगुलर टैक्स पेयर है या नॉन टैक्स पेयर जो टैक्स भरते ही नहीं, इनका है ना ऐसा अलग से क्लास करना चाहिए सरकार को। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इन 3 कैटेगरियों में ए कैटेगरी को हमारी सोसाइटी के सारी फैसिलिटीज टॉप क्लास मिलेगी, बी कैटेगरी वालों को हमारी सारी फैसिलिटीज बॉटम क्लास मिलेगी, और सी कैटेगरी वालों को ये नो प्रायोरिटी पे मिलेगी, नो प्रायोरिटी। तो इससे क्या होगा कि सोसाइटी में लोग एडवांस में मेंटेनेंस भरने लगेंगे, कंपटीशन लगेगी आपस में जल्दी मेंटेनेंस भरने की, तो हमारे सोसाइटी की मेंटेनेंस की जो इनकम है वो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई। हाँ, सेम टू सेम हो जाएगी। तो उसकी वजह से मैं क्या करूंगी, मैं हमारी सोसाइटी कंपाउंड में एंटी स्किड टाइल्स लगाऊंगी, इसे फिसलता नहीं ना। और तो और हमारे गार्डन में लैंडस्केपिंग भी करवाऊंगी। लैंडस्केपिंग? हाँ वही, सेम टू सेम। थैंक यू। तालियां 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 तालियां, क्या बात है ज्योति, वेरी गुड। साई दर्शन हाइट्स के सभी मेंबर्स को मेरा यानी कि वंदना वागले का नमस्कार। वाह। मेरी पार्टी का नाम है साई दर्शन विकास पार्टी और मेरी पार्टी का चिन्ह है अपवर्ड एरो, यानी कि वो चिन्ह
जो दर्शाता है कि हम हमारी सोसाइटी के विकास को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। और आज हमारी सोसाइटी की सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मैं हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो आप सबके सामने पेश करती हूँ। हालांकि ज्योति अग्रवाल जी के मैनिफेस्टो में कही गई बात कि वो सोसाइटी के मेंबर्स को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अच्छा लगा, ठीक है, मैंने लिखा। पर इन मेंबर्स को अलग अलग ट्रीटमेंट मिलेगा, इस बात का मैं सख्त विरोध करती हूँ। मेरे हिसाब से सोसाइटी के हर मेंबर को इक्वल अपॉर्चुनिटीज और इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अगर ऐसा कोई मेंबर है जो अपना मेंटेनेंस टाइम से पे नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है कि वो किसी आर्थिक परेशानी से गुजर रहा हो। हम सब ने देखा है कि कोविड के बाद ऐसे कई परिवार हैं, छोटे मोटे बिजनेस चलाने वाले परिवार या मिडिल क्लास परिवार, जिनको कई आर्थिक परेशानियों से गुजरना पड़ा है। इसलिए एज अ सोसाइटी हमारा फर्ज बनता है कि हम उन परिवारों की मदद कर सकें, उनसे जान पाएं उन्हें क्या परेशानियां हैं। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में ऐसे कई परिवार होंगे जिनको सोसाइटी के किसी रूल या किसी रेगुलेशन से दिक्कत होगी, तो मैं वादा करती हूँ कि मैं ऐसे परिवारों से भी मिलूंगी, उनकी परेशानियों को जानूंगी, समझूंगी और उस परेशानी का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगी। इसके अलावा हमारी सोसाइटी में ऐसी कई महिलाएं हैं मेरी तरह, जो अपने घर से छोटा मोटा बिजनेस चलाती हैं। मेरा उनसे वादा है कि मैं उनके बिजनेस को, उनके काम को आगे बढ़ाने में उनका पूरा सपोर्ट करूंगी, क्योंकि एक महिला को भी पूरा अधिकार है अपने परिवार की, अपने देश की आर्थिक उन्नति में हिस्सा लेने का। बिल्कुल। इसके अलावा मैं एक और वादा करती हूँ आप लोगों से कि हमारी सोसाइटी में हर 3 महीने पे मैं सेमिनार्स ऑर्गेनाइज कराऊंगी, जिसमें एक्सपर्ट्स आएंगे और वो हम सबको हेल्थ पे, फाइनेंस पे, मेंटल स्टेट पे गाइडेंस देंगे। खासकर बच्चों के लिए होंगे ये सेमिनार्स, जिनके लिए करियर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाएगा, ताकि वो आगे जाके फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में उन्हें एक दिशा मिल सके। वाह, सीखिए, आप सीखिए। और मैं कोशिश करूंगी कि हमारी सोसाइटी में रेगुलर हेल्थ चेकअप कैंप्स लगे, रेगुलर ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे, ताकि हमारी सोसाइटी एक बेहतर सोसाइटी बन सके। वाह वाह राजेश भाई। सीखिए, ऐसे होता है सेक्रेटरी, शांति 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 नहीं चिल्लाते। जानती हूँ, मानती हूँ कि इन चीजों में बहुत खर्चा आता है, जिसका पैसा सोसाइटी के रिजर्व फंड से जाता है। तो मैं ये भी कोशिश करूंगी कि सोसाइटी के रिजर्व फंड पे कोई भार ना आए, और ये जो इवेंट्स हैं और प्रोग्राम्स हैं, इनको मैं स्पॉन्सर करा सकूं। हाँ, हमारी सोसाइटी में ऐसे कई मेंबर हैं जो इस तरह के इवेंट्स अच्छे से स्पॉन्सर कर सकते हैं। क्यों हर्षद भाई? हाँ। तो ये है मेरा छोटा सा मैनिफेस्टो। मेरी और मेरी पार्टी साई दर्शन विकास पार्टी की ये पूरी कोशिश रहेगी कि हम साई दर्शन हाई सोसाइटी को एक बेहतर सोसाइटी बना सकें। वाह, क्या बात है बहनी। नमस्कार भाइयों और बहनों, हमने इन दोनों उम्मीदवारों से बहुत बड़े बड़े भाषण सुने और यहाँ मैं अपना मैनिफेस्टो प्रस्तुत करने जा रहा हूँ सिर्फ 3 शब्दों में। अच्छा, फटाफट खत्म हो जाएगा। और वो 3 शब्द हैं फ्री, फ्री और फ्री। क्या फ्री? मेरी पार्टी का नाम है साई दर्शन समाज शक्ति पार्टी और उसका सिंबल है ये परसेंटेज। और इस सिंबल का एक ही लक्ष्य है, आप सब लोगों को 100% सब कुछ फ्री दिलवाना। चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत से तरीके हैं ये करवाने के लिए। सोसाइटी के टेरेस पे मैं 4 से 5 मोबाइल कंपनियों के टावर लगवाऊंगा। लोड कितना पड़ेगा? और जो जगह बच जाएगी वहां पर मैं सोलर पैनल लगवाकर सब सोसाइटी मेंबर्स के लिए बिजली फ्री करवाऊंगा। राजेश भाई, जो मोबाइल टावर का किराया आएगा ना,
उससे हम सब भाइयों और बहनों की सोसाइटी की मेंटेनेंस फ्री हो जाएगी। याद रहे, सब कुछ फ्री, फ्री और फ्री। तालियां! अरे क्या बात है, सही वालिया, क्या बात है वालिया जी। तुझे पता है इनका मैनिफेस्टो शिखर ने बनाया है। क्या? ये सब ना इनप्रैक्टिकल वादे हैं गुनगुन। अरे पर सुनने में तो अच्छे लग रहे हैं ना, और वैसे भी शिखर ने बोला था बस एक बार सरकार बन जाए, फिर वादे तो लोग भूल ही जाते हैं। लेकिन ये गलत है। देखो तालियां! हमारे नेता कैसा हो? रंजीत वालिया जैसा हो। क्या बात है वालिया जी। तालियां, तालियां, वोट फॉर वालिया। रंजीत वालिया, रंजीत वालिया। देखो देखो, सही क्या है गलत क्या है, इसका फैसला तो जनता के दरबार में ही होगा। अगर लोगों को वालिया के वादे योग्य लगे और उस पर विश्वास हुआ तो वालिया जीत के आ जाएगा, है कि नहीं? नो 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 काका, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरी प्यारी सोनाइट सोसाइटी की जनता इतनी मूर्ख नहीं है। देखो भाई, हालांकि ये वालिया आदमी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्योंकि इस E4 इलेक्शन में राजेश भाऊ ने हम सब डोमेस्टिक वर्कर को शामिल किया है, तो अब तक जितना मैंने सुना है ना, सबको वालिया का फ्री वाला मैनिफेस्टो पसंद आया है। सॉरी वंदना बहनी, लेकिन मेरे और तिवारी जैसे लोअर मिडिल क्लास लोगों को अच्छा लगता है जब हमें कोई फ्री 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 के वादे देता है। हाँ, लेकिन आशा ताई, ये जो वालिया अंकल के वादे हैं ना, वो इम्प्रैक्टिकल वादे हैं जो वो खुद भी कंप्लीट नहीं कर सकते। और अगर आगे जाके वो सेक्रेटरी बन भी गए ना, तो बोलेंगे कि सोसाइटी ने सपोर्ट नहीं किया, इसलिए ये वादे इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। लेकिन मम्मा का जो मैनिफेस्टो है ना, वो एकदम बेस्ट है। सखी, हम आशा और तिवारी जी को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं कि वो हमें ही वोट दें। उनको पूरा हक है कि वो अपने चुनिंदा कैंडिडेट को वोट देकर ऐसी सरकार चुने जो उन्हें लगता है कि उनके लिए काम करेगी। बराबर। बिल्कुल बिल्कुल। हम यहाँ पर जितना भी डिस्कशन कर लें, लेकिन फाइनली जिसको जिस कैंडिडेट को वोट देना है वो उसी कैंडिडेट को वोट देगा। अथर्व, तुम कह रहे थे ना कि जब तुम 18 के हो जाओगे तब तुम ड्राइविंग लाइसेंस लेना ज्यादा पसंद करोगे, ना कि वोट देना। हाँ, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे एक वोट से क्या फर्क पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, कल इलेक्शन है, राइट? और सारे बच्चे भी वोट दे रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि तुम वोट ना दो। मैं दिखाना चाहता हूं तुम्हें कि तुम्हारे एक वोट ना देने से क्या फर्क पड़ता है। अथर्व, कई बार किसी पार्टी के साथ हमारा इमोशनल जुड़ाव होता है, जैसे हम दोनों का मम्मा की पार्टी के साथ है। लेकिन तुम ये सोचो कि ये इमोशनल डिसीजन हमारे देश के लिए सही है। तो आप कह रहे हो कि आप मम्मी की पार्टी को वोट नहीं दोगे? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। मैं तुम्हें बस इतना समझा रही हूँ कि मम्मा के पार्टी ने जो भी मैनिफेस्टो बनाया है, उसको दूसरी पार्टी के साथ कंपेयर करके हमें ये सोचना है कि हमारे देश को, यानी हमारी सोसाइटी को सबसे ज्यादा फायदा मम्मा के पार्टी से होगा या किसी दूसरे पार्टी से, और हमें डिसीजन लेना है। वो डिसीजन शायद हमारे इमोशन से जुड़ा नहीं होगा, लेकिन देश के हित के लिए सही होगा। दीदी प्लीज बताओ ना कि मम्मी को वोट दे रहे हो कि नहीं, और क्या लगता है मम्मी जीतेगी कि नहीं? वो तो कल इलेक्शन में पता चलेगा ना, सो जस्ट वेट एंड वॉच। अरे हमारा नेता कैसा हो? रंजीत वालिया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? रंजीत वालिया जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? रंजीत वालिया जैसा हो। 1 मिनट, प्रचार खत्म हो चुका है, आज वोटिंग का दिन है, चलिए बैठ जाइए। अच्छा राजेश भाई, ठीक है ठीक है। अच्छा भाइयों, हाँ जी, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए।
आइए। वाह वाह यामिनी भाभी वाह। ऑल द बेस्ट। चलिए। थैंक यू थैंक यू। क्या हुआ आशा? थैंक यू मुझे भी साई दर्शन का हिस्सा मानने के लिए। ओहो हाँ वाले जी जाइए, बैठिए आप, बैठिए बैठिए कानेटकर साहब। हर्षद भाई जाओ जाओ वोट करो वालिया जी को। ऑल आउट। तो वोटिंग हो चुकी है और रिजल्ट भी आ चुके हैं। मिस्टर वालिया की पार्टी को मिले हैं कुल 12 वोट और ज्योति भाभी की पार्टी को मिले हैं 39 वोट्स और परम पूजनीय मन्ना भाभी की पार्टी को मिले हैं 50 वोट। क्या बात है। और एक वोट नहीं डाला गया है। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी किसी भी पार्टी की नहीं होगी। तो बच्चों, ऐसी सिचुएशन में साई दर्शन की सरकार बनाने का दावा इन तीनों में से किसी भी दो पार्टीज को मिलकर करना होगा। या ज्योति अग्रवाल वालिया जी के साथ मिलकर सरकार बनाए या फिर वालिया जी इन दोनों में से किसी एक के साथ मिलकर सरकार बनाए। अब ये बात इन तीनों को तय करनी है। सरकार बनाने का दावा तो मैं ही करने वाला हूं। लेकिन वालिया अंकल, आपके पास तो सिर्फ 12 वोट है और मम्मी या ज्योति आंटी में से कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, है ना? तो फिर आप सरकार बनाने का दावा कैसे कर सकते हैं? अरे में क्या? What? बड़े बेसन में तलने पड़ेंगे? हाथ जाओ। बड़े साहब, आपको तलने की बात हो रही है? जी जी नहीं 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 नहीं, हर्षद कह रहे हैं तो फिर से री इलेक्शन करने पड़ेंगे। नहीं नहीं, मतलब री इलेक्शन करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी ना। कॉम्प्लिकेशन ज्योति बहन। हाँ हाँ वही, सेम टू सेम। तो मैंने तय किया है कि मैं वालिया जी से बातचीत करूंगी और शायद हम एयरलाइंस बनाएंगे। अलायंस बनाएंगे? हाँ वही, सेम टू सेम। मतलब गठबंधन की सरकार बनाकर मैं अपना दावा पेश करूंगी। यस, जीत गया भाई, जीत गया। वालिया इलेक्शन जीत गया। अर्शद भाई, हम जीत गए। क्या बात है वालिया भाई, जीत गया भाई, जीत गया। रंजीत वालिया जीत गया। जीत गया भाई, जीत गया। सरकार बनेगी। रंजीत वालिया
जीत गया, हमारा वालिया जीत गया। रंजीत वालिया जिंदाबाद। डैडी, ये वालिया अंकल और हर्षद अंकल ने मिलकर ही कोई डील क्रैक की है। इस वजह से ज्योति आंटी वालिया अंकल की पार्टी के साथ अचानक अलायंस बनाकर साई दर्शन हाइट्स की सरकार बना लेगी। ये सब हुआ क्योंकि मम्मी की पार्टी को बहुमत यानी कि क्लियर मेजॉरिटी साबित करने के लिए एक वोट कम पड़ा जो अथर्व ने नहीं दिया। पर डैडी, आपने मुझे मना किया था कि वोट मत देना। हाँ, क्योंकि हम तुम्हें समझाना चाहते थे कि एक एक वोट की कीमत क्या होती है। हमारे देश में ना कई बार ऐसा होता है कि जिस पार्टी को एक्चुअली सरकार बनानी चाहिए, मतलब मेजॉरिटी लोगों ने जिस पार्टी को वोट दिया है ताकि वो सरकार बना पाए, वो पार्टी सरकार इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि उनके पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं होती। फिर क्या होता है, बाकी की जो पार्टियां होती है ना, वो एक साथ मिलती हैं इस तरह और सरकार बना देती है। और ऐसी पार्टियां एक साथ आती है जिन्हें मेजॉरिटी जनता ने नहीं चुना होता है, लेकिन ऐसी सरकार उन पर थोपी जाती है। मैं समझ गया डैडी। मैं ना जब 18 का हो जाऊंगा तो ड्राइविंग लाइसेंस से पहले अपना वोटर आईडी बनाऊंगा। गुड, वेरी गुड। एंड आज के दिन मुझे पता चल गया कि मेरे एक वोट ना देने से जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल चाहते हैं कि ये पार्टी जीते, वो पार्टी नहीं जीतती है और कोई और जीती है, और उसकी वजह से हमारे देश को नुकसान होता है। राइट। सो आई एम सॉरी। सिर्फ आप ही नहीं अथर्व भैया, मैंने और वरुण भैया ने डिसाइड किया है कि जब हम वोट देने लायक हो जाएंगे तो हम अपना यह हक कभी नहीं छोड़ेंगे। ये और ब्रो, सच कहूं तो मुझे भी ना मम्मी और वाली अंकल की अलायंस वाली गवर्नमेंट नहीं चाहिए थी, लेकिन सिर्फ एक वोट की वजह से वंदना आंटी जीत नहीं पाई और मैं भी समझ गया कि हमारा एक वोट कितना इम्पोर्टेंट है। यस, और यही बात तुम बच्चों को समझाने के लिए ज्योति भाभी ने ये नाटक किया। नाटक? हाँ, और ज्योति बहन अब अपनी अंतर मन की आवाज सुन के कुछ ऐसा निर्णय लेने वाली है जिसकी ना हर्षद भाई को खबर है, ना उनके साथ डील क्रैक करने वाले वालिया जी को। ये क्या हो रहा है? मेरी तेरे से डील हुई थी ना कि हम 1 महीने की सरकार में डक्कू के सारे रूल्स को चेंज कर देंगे। मैं अपने रूल्स बनाऊंगा और तू अपने रूल्स बनाएगा। और अब सुन, लेकिन मुझे आपके रूल्स मंजूर नहीं है। मैं रिमोट कंट्रोल सरकार का हिस्सा नहीं बनना चाहती, और इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि क्या निर्णय लेने वाली है वो? है? मैं ज्योति हर्षद अग्रवाल और मेरी पार्टी साई दर्शन विकास मोर्चा बिना किसी शर्त के वंदना वागले यानी साई दर्शन विकास पार्टी को समर्थन देते हैं, क्योंकि सोसाइटी के हित में चुना गया उनका रास्ता ज्यादा बेहतर है। सॉरी वालिया जी। क्या बात है ज्योति, क्या बात है। अगर तू ये नहीं करती ना तो एंड मोमेंट पे मैं करने वाला था। ये सत्ता का खेल मैं करने वाला था। तो जो ओगो भाई, यामिनी भाभी, यहाँ हर्षद भाई तो पलट गए। हाँ बिल्कुल, मेरे सुपर हिट नाटक उल्टी ने मारी पलटी के हीरो की तरह। हर्षद! बाप रे! अबे वालिए, क्या हर्षद हैं? ये थोड़े से रूल्स चेंज करने के चक्कर में मैं साई दर्शन की सरकार ऐसे हाथ में दे दूंगा जिससे वो 10 साल पीछे चली जाए। हैं? हट, गलत। ओहो हर्षद भाई, आपको तो बहुत कंप्लेंट थी, है ना? इसीलिए तो आप हमारे देश के इलेक्शन में वोट नहीं देना चाहते थे। हाँ, कंप्लेंट थी, है
और शायद हमेशा रहेगी। राजेश भाई, एक बात मैं समझ गया हूं कि कोई देश है ना परफेक्ट नहीं होता है, हमें उसे परफेक्ट करना पड़ता है, और उसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है वोट। मैं वोट दूंगा हमारे लोकतंत्र के लिए। धोखा! धोखा! हाँ। अरे धक्का क्या मारते है रे? तो जो और राजेश भाई, देखा देखा इस बालिया को आपने देखा? मॉक इलेक्शन की हार को भी पचा नहीं पाया बालिया। जालर, आगे सोसाइटी का रियल इलेक्शन आ रहा है, तू संभालना। हाँ ठीक है ठीक है, पर सबसे पहले परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को 1 महीने के लिए सेक्रेटरी पद पर स्थापित करने के लिए शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करना है। कक्कू भाई, मैं सिर्फ 1 महीने के लिए सेक्रेटरी बनी हूँ, और फिर भी मतलब इन दिस सिचुएशन ऑल्सो काम आप ही को करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको अपना डेप्यूटी सेक्रेटरी नियुक्त करती हूँ। थैंक यू बन्ना भाभी, थैंक यू। आपको कम से कम लोकसभा का नहीं I mean, विधानसभा का नहीं, मतलब नगर सेवक का तो चुनाव लड़ना ही चाहिए। देखो वो सब बात मैं आ रहा हूँ तो दोस्तों, साई दर्शन की सरकार के इस मॉक इलेक्शन का आयोजन करने के पीछे मेरा जो मकसद था वो थोड़ा बहुत सफल हो गया है। वो तब पूरी तरह से सफल होगा जब असेंबली इलेक्शंस के दिन आप सब अपने अपने घरों से निकलकर अपना कीमती वोट डालोगे। याद रखिए, इलेक्शन के दिन को छुट्टी वाला दिन मत समझना, वरना आपके देश की छुट्टी हो जाएगी। अगर आप इस महान देश को मजबूत और सशक्त बनाना चाहते हैं तो प्लीज प्लीज अपना कीमती वोट जरूर डालिए। सही कहा। और आप सब ने हमारी साई दर्शन हाइट्स के मॉक इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, उसके लिए थैंक यू। और आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इलेक्शन के टाइम पे वोट डालने चाहे कुछ भी हो जाए जरूर जाइएगा। हम सब वोट करेंगे तभी हम अपने और अपने देश के भविष्य को बेहतर बना पाएंगे। Absolutely. And first time voters, remember, to vote is not just your right, but it's your duty towards your nation. Yes. जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! जय हिंद! भारत माता की जय! अरे हाँ, जल्दी जल्दी पुलिस को फोन करो। बंदो, मैंने चोर को पकड़ लिया है। चिल्ला क्यों रहे हो? चोर को पकड़ लिया है। मैं हूँ चोर, ये देखो मैं हूँ डैडी। चोर की आवाज जानी पहचानी क्यों लग रही है? डैडी ब्लैंकेट निकालो, चोर भी जाना पहचाना लगेगा। मैं हूँ डैडी। आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं चोर हूँ? क्योंकि रात के 3 बजे चोरी चुपके खिड़की से या तो मच्छर या दरवाजे से चोर ही घुसता है। कहाँ गए थे तुम? ब्रो के घर पे मूवी देखने। हैं? रात के 3 बजे मूवी देखने कौन जाता है? अरे गया था तो उसमें क्या है? रात के 3 बजे कौन फिल्म देखता है? डैडी, एग्जाम के वक्त जब मैं 3 बजे तक पढ़ाई कर रहा था तब तो किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, और अब जब मैं 3 बजे मूवी देख रहा हूँ तो सबको प्रॉब्लम हो गई है। और आपने बोला ना कि वेकेशन टाइम है तो एंजॉय करो, तो मैं एंजॉय कर रहा हूँ। हाँ, पर एंजॉयमेंट का कोई एक फिक्स टाइम होना चाहिए ना, ऐसे पूरे दिन थोड़ी ना एंजॉय करते रहोगे तुम। और रात के 3 बजे मूवी कौन देखता है? दिन में नहीं देख सकते? मम्मी, क्या दिन क्या रात, ये सब इंसानों के बनाए हुए नियम है। हा? दिन में काम करो, अंधेरा होते ही सो जाओ, पर कुदरत ना ऐसा भेदभाव नहीं करती है।
रात को भी हवा चलती है, रात को फूल भी खिलते हैं। हाँ, समुंदर में लहरें रात को भी चलती है। एग्जैक्टली। तो फिर रात के 3 बजे मैं मूवी क्यों नहीं देख सकता? ओहो, बाबा अथर्व की जय हो, जय हो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। चलो, बाबा थक गए हैं तो बाबा सोने जा रहे हैं। अरे बाबा जी एक मिनट और थोड़ा ज्ञान डालिए हमारे दिमाग में। कल संडे है ना, तो संडे को एक रूल है कि वागई परिवार साथ बैठकर सुबह की चाय और ब्रेकफास्ट करता है। याद है या ये इंसानों के बनाए हुए फिजूल रूल है, ऐसा तुम्हें लगता है? देखो, कुछ रूल्स ना अच्छे होते हैं, अच्छा, जिन्हें फॉलो करना चाहिए। तो बाबा कल सुबह चाय नाश्ते पे जरूर आएंगे। जरूर। थैंक यू। आइए बाबा जी। बाबा जी प्लीज। हाँ। इसका वेकेशन भारी पड़ने वाला है, बाबा जी का कुछ करना पड़ेगा। डैडी छोटा है अथर्व, हाँ आ जाएगा डिसिप्लिन। ठीक है, गुड नाइट। जी कह रहा मैम। नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हम अंडरस्टाफ्ड हैं। ओके, प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, लेकिन एक आध इंटर्न अपॉइंट कर लेंगे ना तो बैकलॉग काफी हद तक कम हो जाएगा। मैं ढूंढता हूँ। हाँ, ओके, आई विल सी यू टुमारो। बाय मैम, बाय। बंधु, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है अथर्व, वादे का क्या पक्का है? तुमने कहा था, प्रॉमिस किया था कि नाश्ते पे मिलूंगा। बैंग ऑन, नाश्ते पे हाजिर है। क्या बात है? मैं कहा ना डैडी, एक बार मैंने कमिटमेंट कर दी तो कर दी। बिल्कुल, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। हमने सुबह का नाश्ता एक साथ करने के लिए कहा था, शाम का नाश्ता नहीं। क्या है, रात को 3-3 बजे तक जागोगे ना, तो सुबह के नाश्ते पर नहीं, शाम को 4 बजे के नाश्ते पे मिलोगे। और अब तुम कहोगे कि सुबह का नाश्ता हो, दोपहर का खाना हो या शाम का नाश्ता हो, ये सब इंसानों के बनाए हुए रूल्स हैं। कुदरत इन चीजों में भेदभाव नहीं करती है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो कुदरत की तरह भेदभाव ना करते हुए तुम भी ये सुबह का बना हुआ पोहा, लंच में बनाई हुई दाल, सब्जी, रोटी, चावल और शाम के नाश्ते में बनाए हुए पकोड़े और टोस्ट एक साथ खाओ। और इसके साथ साथ ये दूध और जूस भी मिलाकर पियो। हाँ, You know, मम्मी, this is a brilliant idea. I love experimenting. को पता है, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक इंसान दिन में 3-4 बार क्यों खाना खाता है? एक ही बार खाना खाना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सोचो कितना टाइम बचेगा, है ना? तो मुझे लगता है कल से हमें ये सब ट्राई करना चाहिए। नहीं बेटा, क्या है ना, मुझे चाय और दाल फ्राई का जो स्वाद है ना, वो मिक्स नहीं करना है। अथर्व, हर एक चीज का एक वक्त होता है। अगर तुम वक्त की कदर नहीं करोगे तो वक्त तुम्हारी कदर नहीं करेगा। इंसानों को अरे आराम से खा, आराम से, अटकेगा खाना। टाइम नहीं है। टाइम नहीं है बेटा, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। हाँ, नहीं है डैडी। अभी मुझे 3 घंटे नीचे क्रिकेट खेलना है, फिर 1 घंटे फुटबॉल खेलना है, फिर घर आके मेरे फेवरेट सुपर हीरो की मूवी भी देखनी है। क्या चलो, कहीं नहीं जा रहे तुम? खाना फिनिश करो पहले। अरे नहीं मम्मी, मुझे जाना है, मैं लेट हो रहा हूँ। अरे नहाए नहीं हो, कल से पहले नहाओ। मैं एवरी डे ना एग्जाम के वक्त नहाता था, लेकिन अब मुझे वेकेशंस में नहीं नहाना है। यू नो, मुझे नई चीज एक्सपेरिमेंट करनी है। आई लाइक एक्सपेरिमेंट्स। अभी सीरियस बोलोगे कुछ? अथर्व अजीब लड़का है, बोलो अभी, बोलो उसको एंजॉय योर वेकेशंस। अथर्व, ना इस लड़के को टाइम की कदर है, ना डिसिप्लिन की कदर है, ना रूल्स की कदर है, किसी चीज की कदर नहीं है। मम्मा
छोटा है वो अभी। छोटा है? हाँ, कॉलेज शुरू होगा, रूटीन चालू हो जाएगा, उसके बाद अपने आप डिसिप्लिन आ जाएगा। अब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये देखो, इसका खाना पीना सोना, ये एंजॉयमेंट के चक्कर में ना सब कुछ कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और इससे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। अथर्व को रूटीन में लाना होगा, कुछ करना पड़ेगा। फूला देशपांडे, पंडित भीमसेन जोशी, क्या बात है? हाय, ये क्या खजाना है? ये किस खुशी में निकला बाहर? राजू, तेरे पापा ने ना ये सारा खजाना अलमारी से निकालने के लिए कहा था मुझे, ताकि अथर्व वेकेशन में कुछ पढ़े, कुछ म्यूजिक सुने, शायद कुछ अकल आ जाए। नहीं, पर अथर्वा ने कहा था कि वो आएगा, ये सारी किताबें पढ़ेगा और संगीत सुनेगा, लेकिन वो आया ही नहीं। बचपन में मैंने ये सारी किताबें कितनी बार पढ़ी है, बाप रे बाप। हर वेकेशन में मैं सेम किताब पढ़ता था। इन किताबों से जो ज्ञान मिला है ना मुझे, वो स्कूल और कॉलेज की किताबों से नहीं मिला, फ्रैंकली स्पीकिंग। आजकल बच्चों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं ना, पूछो मत। पहले अच्छा था ना, कम ऑप्शंस थे ना, इसलिए जिंदगी आसान थी। नहीं राजू, ऑप्शन ज्यादा है ये प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर कौन सा ऑप्शन चुनना, ये निर्णय लेना बहुत जरूरी है। वो ऑलरेडी अथर्व का क्लियर है। दिन भर वो सोशल मीडिया पर रहता है, उसी स्क्रीन पर गेम्स खेलता है, उसी स्क्रीन पर फिल्म देखता है। इस तरह प्लान किया है उसने अपना पूरा वेकेशन। जिस तरह शरीर को पौष्टिक आहार की जरूरत होती है, उसी तरह बढ़ते बच्चों के दिमाग के लिए ये पौष्टिक आहार जरूरी है। लेकिन अथर्व को जंक फूड में इंटरेस्ट है। चला, गुड नाइट। अरे मैं सोने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी? हाँ यार, कल सुबह काम पे जल्दी रिपोर्ट करना है, तो अभी सो जाऊं तो नींद पूरी हो जाएगी। कल रात को लेट सोया था तो दिन भर उबासी आ रही थी, थका हारा सा फील कर रहा था। ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। देखा राजू, जब से नौकरी में टिका है ना, तब से कितना डिसिप्लिन हो गया है ना? मैं क्या बोलता हूँ राजू, अथर्वा को ना एक दिनचर्या, एक रूटीन में लगा दिया जाए ना, तो समस्या हल हो जाएगी। हाँ राजू, उसे ना किसी काम में लगा दो, ताकि दिन भर काम करके ना थक जाएगा और जल्दी सो जाएगा। देखा ना मनोज, कैसे रात को 10 बजे सोने लगा है कि नहीं? मिल गया। क्या मिल गया? हाँ मिल गया, शायद कोई सॉल्यूशन मिल गया। हाँ अथर्वा, मेरी बात सुनो। सुन रहा हूँ, बोलिए। दीदी। क्या दीदी? हाँ, तुम डैडी की बात सुन नहीं रहे थे अथर्वा, तुम लैपटॉप पे अपने वीडियो गेम्स के प्राइसेस देखने में बिजी थे। आंखें मेरी लैपटॉप की तरफ थी, पर कान डैडी की तरफ ही थे। अच्छा चलो बोलिए। P2P को एक यंग, डायनामिक और एनर्जेटिक इंटर्न की जरूरत है। तो तुम डायनामिक हो, तुम एनर्जेटिक हो, और ताजुब की बात यह है कि तुम यंग भी हो। तो मैं विद्युत को इंटर्न बना देता हूं। ओह, ग्रेट आइडिया। चलो। क्या ग्रेट आइडिया? डैडी तुझे उनकी कंपनी में इंटर्न बनाने की सोच रहे हैं बुद्धू? मैं इंटर्न? क्यों? ताकि तुम मेरा हाथ बटा पाओ। तुम्हारे वेकेशन चल रहे हैं? तुम्हें बिजनेस का शौक है, उसी बहाने तुम्हें बिजनेस का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सी, कॉलेज में डैडी, एक्सपीरियंस ना आगे कभी ना कभी मिल जाता है, पर 10th स्टैंडर्ड के बाद जो वेकेशन आता है ना, वो वेकेशन लाइफ में सिर्फ एक बार आता है। तो अभी मैं वो एंजॉय कर रहा हूँ।
ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।